तो नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर। आज की जो हमारी क्लास है संस्कृत विषय में, एक जो हमारा टॉपिक आता है सीटेट में प्रत्यय का, उस पर आधारित ये क्लास है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज ल्युट प्रत्यय की। ठीक है, आज का जो हमारा प्रत्यय है वो कौन सा है, बोलिए, ल्युट प्रत्यय है। अच्छा ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने तीन प्रत्यय के संदर्भ में बात की थी और तीन प्रत्यय में हमने समझा था कि ये भाववाचक प्रत्यय होता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाता है। तो आज हम ल्युट प्रत्यय पढ़ रहे हैं और अगर हम देखें तो ल्युट प्रत्यय भी हमारा कैसा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय भी हमारा भाववाचक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, बोलिए, भाववाचक प्रत्यय है। मतलब ये हुआ कि ल्युट प्रत्यय जो है, ये ल्युट प्रत्यय भी क्या करेगा, तो ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएगा। क्या करेगा ये, तो ल्युट प्रत्यय जो है ये क्रिया से क्या बनाएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएगा। ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएगा। ठीक है, तो ल्युट प्रत्यय जो है ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएगा और ल्युट प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा बनाएगा वो भाववाचक संज्ञा सदैव नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगी। इसके द्वारा बना हुआ जो शब्द होगा ये सदैव किस लिंग में प्रयुक्त होगा, नपुंसक लिंग में। किस में, तो नपुंसक लिंग में। ठीक है, देखिए हम लोग पिछली क्लास में तीन प्रत्यय पढ़ रहे थे और तीन प्रत्यय में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन प्रत्यय के द्वारा बने हुए जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। उनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में किया जाता है। आज का जो हमारा प्रत्यय है ये सदैव किस लिंग में प्रयुक्त होगा, तो ये सदैव नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ल्युट प्रत्यय है, इस ल्युट प्रत्यय में हमारा जो पहला वर्ण है ला, इसका लोप हो जाएगा और अंतिम वर्ण जो है टा, इसका लोप हो जाएगा। कल के क्लास में हमने एक सूत्र समझा था लशक तद्धिते, और वहां हमने बात की थी कि प्रत्यय का पहला वर्ण यदि ला है, शा है या का वर्ग का कोई वर्ण है तो उसकी संज्ञा होकर के क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो लशक तद्धिते सूत्र से किसका लोप हो जाएगा, ला का हो जाएगा। और जो अंतिम वर्ण टा है, हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा होगी और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा। अब ला और टा का हो गया लोप, तो शेष क्या रहेगा, यू शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, बोलिए, यू शेष रहेगा। एक सूत्र होता है इवोर नाकव, एक सूत्र होता है युवोर नाकव। ठीक है, और युवोर नाकव सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है यू और वू। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है, यू और वू। ठीक है, देखिए इवोर नाकव में पहला वर्ण क्या है, यू है, और दूसरा वर्ण क्या है, वो है। ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यू हो गया, वो हो गया, इन दोनों की जगह पर, इन दोनों के स्थान पर अन और अक आदेश हो जाता है। मतलब अगर यू होगा तो यू का आदेश क्या हो जाएगा, अन, और अक होगा तो इस ऊ होगा तो इसका आदेश क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऊ लिखा हुआ है इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रुल प्रत्यय में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, रुल प्रत्यय में। ठीक है, तो इसको हम लोग तो रुल प्रत्यय में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम ल्युट प्रत्यय पढ़ रहे हैं और ल्युट प्रत्यय में ला और टा का लोप हो गया है, शेष क्या है, यू शेष है। और ये सूत्र कहता है कि यू का आदेश क्या हो जाएगा, तो यू का आदेश हो जाएगा अन। ठीक है, तो यू का अन आदेश हो जाएगा। तो अब जो ल्युट में ला और टा का लोप होकर के यू शेष रहा था, इस यू का आदेश क्या हो जाएगा, तो इस यू का आदेश क्या हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि ल्युट प्रत्यय जब हम किसी धातु के साथ लगाएंगे तो ल्युट प्रत्यय प्रयुक्त होने पर किस में बदल जाएगा, अन में बदल जाएगा। ठीक है,
और कैसे बदलेगा? तो लुट के ला और टा का लोप होगा, यू शेष रहेगा और यू का इवोर नाको सूत्र से क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ठीक है, तो लुट प्रत्यय का यू शेष रहेगा, यू का अन आदेश हो जाएगा। अब ये जो लिट प्रत्यय से बना हुआ भाववाचक संज्ञा पद होगा, इसको हमने अभी अभी समझा कि ये सदैव किस लिंग में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग में। और नपुंसक लिंग में जब हम कोई पद लिखते हैं तो उसके अंत में मां जोड़ देते हैं, तो हम अब कह सकते हैं कि इस अन को ही हम किस रूप में देखेंगे? अब अनम के रूप में। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी शब्द के अंत में आपको अनम की ध्वनि दिखाई दे या अन की ध्वनि दिखाई दे, तो वहां पर प्रत्यय क्या होगा? लिट प्रत्यय होगा। ठीक है, आपको शब्द के अंत में अनम भी दिख सकता है या आणम भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है? आणम भी दिख सकता है। ठीक है, कैसे? तो जैसे देखिए, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारी एक धातु है, क्या है? पठ धातु है। धातु क्या है? पठ धातु है। और पठ धातु के द्वारा हम भाववाचक शब्द बनाना चाहें, भाववाचक संज्ञा बनाना चाहें, तो पठ धातु के साथ हम प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? लिट प्रत्यय जोड़ेंगे। और लिट प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो अभी अभी हमने समझा कि लिट प्रत्यय के ला और टा का लोप हो जाता है, यू शेष रहता है और यू का आदेश क्या हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। तो लिट प्रत्यय का अन आदेश हो जाएगा और वो अन जुड़ेगा कहाँ? पठ में। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? पठन बनेगा। ठीक है। अब संस्कृत में हम किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो तिंग प्रत्यय लगाते हैं या सुप लगाते हैं, है ना। सुप तिगंतम पदम जो सूत्र होता है, हम किसी भी शब्द को बिना तिंग प्रत्यय या सुप प्रत्यय लगाए हुए हम नहीं लिख सकते। अगर कोई भी शब्द लिखना है तो उसमें या तो तिंग प्रत्यय लगाना होगा या सुप लगाना होगा। और तिंग लगता है क्रिया के अंत में, धातु के अंत में, सुप लगता है शब्द के अंत में। तो ये है हमारा शब्द, तो यहाँ लगाएंगे सुप। और सुप में हम पहला प्रत्यय सु है वो लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या अब लिखेंगे? माँ। तो ये देखिए, हमने कहा ना कि अंत में कौन सी ध्वनि आपको दिखाई देगी? अनम की। तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि दिखाई दे रही? पठनम में। पढ़िए जरा, पठनम का उच्चारण कीजिए और देखिए अंत में क्या आपको सुनाई दे रहा है? अनम सुनाई दे रहा है। तो जहां पर भी आपको अनम दिखाई दे या केवल अन भी लिखा हो, कोई बात नहीं है, अन लिखा हो या अनम लिखा हो, वहां पर प्रत्यय क्या होगा? लिट होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? अणम की। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारी धातु है, क्या है? शिक्ष धातु है। क्या धातु है? शिक्ष। और शिक्ष धातु का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? सीखने के अर्थ में करते हैं। अब शिक्ष धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कौन सा? लिट प्रत्यय जोड़ रहे हैं। और लिट प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिट का आदेश क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? अन हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? शिक्षण बनेगा। क्या बनेगा? बोलिए। शिक्षण बनेगा। अब हमने शिक्षण लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? शिक्षण लिख दिया। तो आप तुरंत वहां से कहेंगे देखो गलत लिख रहे हैं, है ना। क्यों गलत लिख रहे हैं? क्योंकि शिक्षण शब्द कोई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो एक नियम होता है, एक नियम होता है कि यदि ना से पहले री हो, रा हो या शा हो, तो इस ना की जगह पर क्या हो जाता है? णा हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, यदि ना से पहले शब्द में ना हो और ना से पहले उस शब्द में कहीं भी यदि आपको क्या दिख जाए? री दिख जाए, रा दिख जाए या मूर्धन्य शा दिखे, तो उस शब्द के अंतर्गत आने वाला ना जो है वो स्वतः किसमें बदल जाता है? णा में बदल जाता है। अब देखिए यहां पर इस शब्द में कहीं पर आपको क्या री दिख रही है, रा दिख रहा है या मूर्धन्य शा है? तो दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कहां दिख रहा है? यहां पर देखिए, जो हमारा क्षा होता है, हमको पता है आधा का और शा के योग से क्या बनता है? आधा का और शा के योग से क्या बनता है? क्षा बनता है। तो यहां अगर क्षा है, इसका मतलब इसमें क्या आया हुआ है? मूर्धन्य शा आया हुआ है। और यदि मूर्धन्य शा आया है तो हमको पता है, नियम क्या कहता है कि अगर ना से पहले मूर्धन्य शा होगा, रा होगा या री होगा, तो वो ना बदलेगा किसमें? णा में। तो ये जो ना है ये किसमें बदल जाएगा? णा में बदल जाएगा। ये ना किसमें बदल जाएगा? ये ना बदल जाएगा णा में। और जब णा में बदलेगा तो अब हम इसको क्या लिखेंगे?
शिक्षण, है ना। और नपुंसक लिंग का शब्द है तो इसको हम अंत में क्या लिख देंगे, मां लगा देंगे इसमें। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, शिक्षणम। तो अब ध्यान दीजिए, हम पठनम को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको अंत में अनम की ध्वनि सुनाई दे रही है, और शिक्षणम पढ़ रहे हैं तो इसमें अंत में क्या आ रहा है, अणम आ रहा है ना। तो अंत में यदि नम है या अणम है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर प्रत्यय क्या है, लुट प्रत्यय है। अब तक हमने लुट प्रत्यय के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य जाने हैं वो ये जाने हैं कि लुट प्रत्यय जो है, लुट प्रत्यय जो है, ये लुट प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, भाववाचक प्रत्यय है। और लुट प्रत्यय जो है ये क्रिया से क्या बनाता है, भाववाचक संज्ञा बनाता है। लिट प्रत्यय के द्वारा बने हुए भाववाचक संज्ञा पद जो हैं ये सदैव क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। लिट प्रत्यय के ला और टा का लोप हो जाता है, यू शेष रहता है, और पुनः इवोर नाकौ सूत्र से, इवोर नाकौ सूत्र से यू का आदेश क्या हो जाता है, अन आदेश हो जाता है, और जो अन होता है वो धातु के अंत में जुड़ जाता है। तो जैसे पठ के अंत में लिट लगाया तो लिट का अन हुआ, और अन जोड़ने पर क्या शब्द बना, पठनम बना। शिक्ष के साथ लिट लगाया तो क्या बना, शिक्षणम बना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है दृश्य धातु है, और दृश्य धातु के साथ हम लोग प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कौन सा, ल्युट। तो शब्द हमारा क्या बनेगा, दर्शनम बनेगा। क्या बनेगा बोलिए, दर्शनम बन जाएगा। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, दर्शनम। ल्युट प्रत्यय जोड़ा हमने दृश्य धातु के साथ, तो दृश्य धातु से शब्द क्या बना, दर्शनम बना। ऐसे ही लिख धातु से, किस धातु से बोलिए, लिख धातु से हम प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा, ल्युट। तो क्या बनेगा, लेखनम बनेगा। क्या बनेगा, लेखनम बनेगा। ऐसे ही हम भुज धातु से, भुज धातु से लिट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, भोजनम बनेगा। क्या बनेगा बोलिए, भोजनम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, भोजनम, ये हो जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है ध्या धातु है, और ध्या धातु से हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कौन सा, लिट। तो क्या बनेगा, ध्यानम बनेगा, है ना। अगर हम बात करें पठ धातु की, तो पठ धातु से लिट प्रत्यय का विधान करने पर शब्द क्या बनेगा, पठनम हो जाएगा, है ना। अगला उदाहरण है हमारा, जैसे लिखा हुआ है श्रु धातु है, और श्रु धातु के साथ हम प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, ल्युट। तो शब्द हमारा क्या बनेगा, श्रवणम बनेगा। क्या बनेगा, श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना, है ना। अगला है धाव धातु है, और धाव धातु के साथ हमने प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा, ल्युट। तो क्या बनेगा, धावनम हो जाएगा। धावनम मतलब दौड़ना, है ना। तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे। दर्शनम है, लेखनम है, भोजनम है, ध्यानम है, पठनम है, श्रवणम है या धावनम है। आप देखिए हर शब्द के अंत में आपको या तो अनम दिख रहा होगा, अर्थात अन दिख रहा होगा, या क्या दिख रहा होगा, अण दिख अन दिख रहा होगा, या क्या दिख रहा होगा, अण दिख रहा होगा। ठीक है, अगले उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में, आदानम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। क्या लिखा है बोलिए, आदानम में प्रकृति और प्रत्यय पूछा गया। अब आदानम जो है, आदानम में भी आपको अंत में अन दिख रहा है, और आदानम में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया, तो उत्तर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए आंग उपसर्ग है, और आंग उपसर्ग पूर्वक धातु कौन सी है, दा धातु है, और प्रत्यय कौन सा होगा, अन है अंत में, तो क्या हो जाएगा, लिट हो जाएगा। तो आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लिट प्रत्यय का प्रयोग करने पर हमारा शब्द क्या बनता है, आदानम बनता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया स्नानम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए,
तो स्नानम में बताओ प्रकृति और प्रत्यय क्या हो जाएगा? स्नानम में धातु कौन सी है? स्ना धातु है, और प्रत्यय क्या है बोलिए? तो ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया गया पूजनम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए, तो पूजनम में प्रकृति और प्रत्यय क्या हो जाएगा? पूज धातु हो जाएगी, और पूज धातु के साथ प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो पूज धातु के साथ प्रत्यय क्या हो जाएगा? ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, है ना। आपसे पूछ लिया गया हनन में बताइए प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो हननम, है ना। हनन मतलब हम लोग कहते हैं ना हमारे अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो हनन में प्रकृति और प्रत्यय पूछा गया है, क्या दिक्कत है? बहुत सरल है। क्या हो जाएगा? हन धातु है, और हन धातु के साथ हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा? लिट जोड़ा। ठीक है, देखिए इस पहले वाले पेज पर हम लोग पढ़ रहे थे कि हम धातु के साथ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। अच्छा, हमसे पूछा क्या जाएगा? इस तरह से भी पूछ सकता है आयोग, है ना। वैसे अधिकतर जो हमसे पूछा जाता है, एक हमको पद दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, तो हमें धातु और प्रत्यय बताना होता है। तो जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं हम प्रयास करें उसी तरह से हम अभ्यास भी कर लें। एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, जैसे हमसे एक शब्द पूछ लिया गया हवन। हवन जानते हैं ना, हम लोग जो पूजा करते हैं तो हवन किया जाता है। और हमसे पूछ लिया गया परीक्षा में कि बताइए हवन में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो हवनम में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर धातु होती है हु, और प्रत्यय क्या हो जाता है? लिट हो जाता है। ठीक है, हु धातु के साथ लिट प्रत्यय का प्रयोग करने पर क्या बनेगा? हवनम बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमसे पूछ लिया गया पर्यटनम। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्या लिखा हुआ है? पर्यटन, और मां लगा दिया, नपुंसक लिंग हो गया। क्या लिखा हुआ है बोलिए? पर्यटनम लिखा हुआ है। और हमसे पूछा गया परीक्षा में कि पर्यटनम में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो चलिए आप लोग बताइए पर्यटनम में प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा? कौन बताएगा? बताएंगे ना? चलिए ठीक है, तो पर्यटनम में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? क्या हो जाएगा? पर्यटनम में देखिए, पर्यटनम में एक तो है पहले उपसर्ग। क्या है उपसर्ग बोलिए? परि उपसर्ग है। पर्यटनम में उपसर्ग कौन सा है? परि उपसर्ग है। और अगर हम धातु की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो यहाँ पर प्रकृति क्या है? अट प्रकृति है, और प्रत्यय क्या है? ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बोलिए? ल्युट प्रत्यय है। परि उपसर्ग पूर्वक अट धातु से ल्युट प्रत्यय का विधान करने पर शब्द क्या बनता है? पर्यटनम बनता है। क्या बनता है? पर्यटनम बनता है। ठीक है, अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है? मान लेते हैं लिखा हुआ है, आपका उदाहरण क्या है? तो लिखा हुआ है पूजनम हो गया, अर्चनम लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है अर्चनम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अर्चनम में प्रकृति और प्रत्यय बताइए। तो अब बताओ अर्चनम में प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? अर्चनम। तो अर्चनम में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? यहाँ भी बहुत सरल है, अंत में अनम है तो धातु क्या हो जाएगी? अर्च धातु हो जाएगी, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? अनम है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा बोलिए? ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह के आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। बस करना आपको क्या है कि आपके सामने जब इस तरह का कोई शब्द आए तो उसमें आप प्रयास कीजिए, ये देखिए कि उसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, मतलब धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। और इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो प्रत्यय आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लिट प्रत्यय था। आज की क्लास में हम लोगों ने लिट प्रत्यय पढ़ा, और लिट प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा ऐसी हमें उम्मीद है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पुनः मिलेंगे एक नए प्रत्यय के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।